हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम चैप्टर 12 का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को जाकर के देखें, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the heat supplied to a system is either used in doing external work or is used to increase the internal energy of the system or both। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे कहता है कि जितनी भी हीट हम सप्लाई करते हैं किसी सिस्टम में, वो हीट आपकी यूज होती है या तो कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करने में, या फिर अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, या फिर सिस्टम उस हीट को यूज करता है दोनों काम करने। इन शॉर्ट इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो आपने किसी सिस्टम को 500 जूल की हीट दी, तो सिस्टम क्या करेगा? इस हीट का सिस्टम इस हीट को पूरी तरह से यूटिलाइज करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, यानी कि 500 जूल की पूरी एनर्जी उसने यूज कर ली टू इंक्रीज इट इंटरनल एनर्जी। या फिर वो क्या कर सकता है, वो इसी 500 जूल की एनर्जी को यूज करेगा टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। तो 500 जूल का उसने क्या कर लिया? कुछ एक्सटर्नल वर्क डन कर लिया। या फिर हो सकता है वो 500 जूल में से 500 जूल की जो एनर्जी है उसमें से कुछ अमाउंट वो यूज करता है, जैसे कि 250 जूल उसने यूज किया अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और बाकी का जो 250 जूल था वो उसने यूज कर लिया या कुछ वर्क डन करने के लिए। ठीक है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे ये इक्वली लेगा, अनइक्वल अमाउंट में भी ले सकता है। जैसे मान लो 300 जूल उसने यूज कर लिया इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और बाकी 200 जूल उसने यूज कर लिया किस लिए? कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करने में। तो सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है कि जितनी भी एनर्जी हम देंगे उस एनर्जी को उसे पूरा यूज करना है। अब कैसे यूज करेगा? उसके तीन तरीके हैं, या तो वो पूरी की पूरी उससे अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, या फिर वो उससे कुछ वर्क डन करेगा, या हो सकता है कुछ अमाउंट वो यूज करे अपनी एनर्जी बढ़ाने में और कुछ उसमें से यूज कर ले वो वर्क डन करने। तो इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहां से हमने जितनी भी हीट उसको दी वो किस फॉर्म में यूज कर रहा है? दो फॉर्म्स में, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क डन करने में। मान लो उसको वर्क डन नहीं करना, तो वर्क डन नहीं करना होगा तो वर्क डन आपका कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा हमारे पास 0। तो टोटली जो हीट आपने दी उसका उसने क्या किया? अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली। या मान लो उसने इंटरनल एनर्जी अपनी नहीं बढ़ाई, इंटरनल एनर्जी उसकी 0 है, तो वो क्या करेगा? केवल वर्क डन करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टर्म आया डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है। यहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है? दिस इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम, यानी जितनी हीट हमने सिस्टम को सप्लाई करी। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि जितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया सिस्टम के। डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, यानी कि जितना वर्क डन हुआ सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग, वो होगा हमारा डेल्टा डब्ल्यू। अब इसके अंदर कुछ साइन कन्वेंशन आपको याद रखने हैं। साइन कन्वेंशन में क्या क्या याद रखना है? जैसे डेल्टा क्यू अगर आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा कि हीट सिस्टम को सप्लाई करी गई। अगर डेल्टा क्यू आपका नेगेटिव है तो हीट सिस्टम से निकाली गई है। डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब है सिस्टम के द्वारा कुछ काम हुआ है। अगर डेल्टा डब्ल्यू आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम पे कुछ वर्क हुआ है। डेल्टा यू अगर आपका पॉजिटिव तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। डेल्टा यू अगर नेगेटिव है तो आपका जो इंटरनल एनर्जी है क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, जिसका मतलब होगा टेम्परेचर आपका क्या हुआ? डिक्रीज होगा। ठीक है। तो ये हमारे कुछ साइन कन्वेंशन थे। आगे चलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये टॉपिक हम पिछले चैप्टर में भी कवर कर चुके हैं, बट इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने पढ़ा था जो भी हमारी हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टेम्परेचर डिफरेंस के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के। तो यहां से हमारे पास डेल्टा क्यू क्या आ गया? एम डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा सी, तो इसी सी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर इस सी को मुझे डिफाइन करना हो तो मैं सी को पहले एक फॉर्मुलेशन की फॉर्म में लिखूंगा, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। तो यहां से हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू यूनिटी, यानी कि यूनिट मास के सब्सटेंस का यूनिट टेम्परेचर रेज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी। एसआई यूनिट होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जूल पर केजी पर केल्विन। अब बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? It can be defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 mole of the substance through unity। यानी 1 mole of substance आपके पास है, उसका यूनिट टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है, तो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल सी से, और कैपिटल सी आपका कितना होगा? डेल्टा क्यू डिवाइड बाई म्यू डेल्टा टी। यहां से आपके पास म्यू क्या होगा? म्यू इज नोन एज नंबर ऑफ मोल्स, और उसका फॉर्मूला होता है m बाय, यानी कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। अब किसी भी गैस के अंदर आपकी दो स्पेसिफिक हीट होती है, जबकि सॉलिड्स के अंदर केवल एक ही स्पेसिफिक हीट होती है। ठीक है, अब गैस के अंदर कौन सी दो स्पेसिफिक हीट होती है? तो सबसे पहली है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है? तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का या 1 मोल ऑफ गैस का 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है हमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम डिनोट करेंगे बाय सिंबल कैपिटल सी वी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि यहाँ पे जो हम हीट सप्लाई करेंगे वो सप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी पी से। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। जो हमारे पास सीपी होता है वो हमारा ग्रेटर देन होता है सीवी से। यानी कि जो हम हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, वो हमें ज्यादा सप्लाई करनी पड़ती है किसके मुकाबले? कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले। तो ऐसा क्यों होता है? इसी चीज को हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम गैस को हीट कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि इनिशियली हम क्या कर रहे हैं? गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो जितनी भी हम हीट सप्लाई करेंगे उस हीट का वो क्या करेगा? वो पूरी की पूरी हीट को यूटिलाइज करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए। और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी गैस के अंदर केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने जितनी भी हीट उसको दी, उस पूरी हीट का उसने किस लिए यूटिलाइज किया? अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। जबकि अगर हम उसी गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो हीट आपकी दो वेज में खर्च हो रही है। दो वेज में क्या हो रही है? वो स्पेंड हो रही है, जिसमें से एक पार्ट ऑफ हीट आपका यूज होता है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। यानी कि एक पार्ट आपका यूज हो रहा है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और इसकी वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है गैस का। जबकि दूसरा जो बाकी का पार्ट है वो किस लिए यूज हो रहा है? इट इज यूज इन द एक्सपेंशन ऑफ द गैस अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। तो वो जो बाकी का आपका अमाउंट ऑफ हीट है वो किस लिए यूज हो रहा है? वो यूज हो रहा है आपका गैस को एक्सपेंड करने के लिए, यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज करने। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है 1 मोल ऑफ गैस का थ्रू यूनिटी से, तो हमें कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी बजाय किसके? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम कम हीट देंगे तब भी वो क्या करेगा? 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ा लेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे वो हीट का दो वेज में स्पेंड कर रहे हैं या दो वेज में वो खर्च कर रहे हैं। कुछ का वो वर्क डन करेगा और बाकी की अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा? अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यूज करेगा। तो टेम्परेचर ही तो बढ़ाना है हमें इसके अंदर। तो टेम्परेचर यानी कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम में देखें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मान लो आपको 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाना है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें कितना टेम्परेचर बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस का। और वहीं 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मान लो हमने 400 जूल की हीट दी, तो 400 जूल की पूरी हीट इसने किस लिए यूज कर ली? अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, या हम बोल सकते हैं अपना टेम्परेचर को रेज कर। लेकिन वहीं अगर हम 400 जूल की एनर्जी इसको देते हैं तो वो 400 जूल की एनर्जी पूरी तरह से यूज नहीं करेगा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने को।
वो क्या करेगा, वो इसमें से कुछ अमाउंट को यूज करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और कुछ को यूज करेगा वो इसलिए कुछ वर्क डन करने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं उसने 200 जूल की एनर्जी यूज करी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो 200 जूल में 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज नहीं हो। क्यों? क्योंकि 400 जूल का जब यहाँ पे 400 जूल देने पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो रहा था, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 400 जूल की हीट दी जाएगी, तब वो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज करेगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, जैसे कि 600 जूल। तो अब इस 600 जूल में से 200 जूल तो वो यूज कर लेगा कुछ वर्क डन करने के लिए, और बाकी 400 जूल यूज करेगा वो 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो इससे हमें पता लगा कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमें हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ती है बजाय कांस्टेंट वॉल्यूम के। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेयर्स फॉर्मूला। ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो मेयर्स फॉर्मूला को हम समझते हैं। देखो, मेयर्स फॉर्मूला के लिए कंसिडर करते हैं हम म्यू मोल्स। अच्छा, मेयर्स फॉर्मूला हमें देता क्या? मेयर्स फॉर्मूला हमें एक रिलेशन देता है बिटवीन सीपी, सीवी एंड आर। आर इज द गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो एक रिलेशन हमें मिलेगा यहाँ पे सीपी, सीवी और आर के बीच में। इसी रिलेशन को हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को हम डिराइव करने के लिए हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास म्यू मोल्स ऑफ गैस है, ठीक है, जिसको हमने एक कंटेनर में फिल किया हुआ। अब मान लेते हैं इनिशियली में हमने गैस को हीट किया है कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम उसको हीट करेंगे तो हीट एनर्जी हमें कितनी देनी पड़ेगी, डेल्टा क्यू इक्वल टू म्यू सीवी इंटू में डेल्टा टी। अब यहाँ पे अगर मैं वर्क डन निकालूं कि वर्क डन कितना होगा, तो डेल्टा डब्ल्यू हमारे पास कितना आएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। अब जैसा कि हमें पता है वॉल्यूम क्या है हमारे पास, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो डीवी हमारा कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो यहाँ पे वर्क डन भी हमारा कितना आ गया, जीरो। अब यहाँ पे हम लगाते हैं फर्स्ट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू हमारा किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू तो हमारा जीरो था, तो यानी कि डेल्टा क्यू जो कि हमारा म्यू सीवी डेल्टा टी था, ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू के। तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गई म्यू सीवी डेल्टा टी। यही तो हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो सिस्टम है वो हीट को पूरी तरह से यूटिलाइज करेगा अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के। अब मान लेते हैं हमने उसी गैस को हीट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें हीट कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, वो है हमारे पास डेल्टा क्यू इक्वल टू म्यू सीपी डेल्टा टी। यहाँ पे हम वर्क डन निकालते हैं तो डेल्टा डब्ल्यू कितना आ जाएगा, पी डेल्टा वी। अब फर्स्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी। डेल्टा क्यू की वैल्यू हमने यहाँ रख दी, डेल्टा यू कितना होगा, सेम जितनी एनर्जी यहाँ पे यूज हो रही थी कांस्टेंट वॉल्यूम पे उतनी एनर्जी यहाँ पे यूज होगी। कौन सी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। प्लस में यहाँ पे आएगा हमारे पास पी डेल्टा। अब देखो, ये हमारे पास म्यू सीपी डेल्टा टी था, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, माइनस में म्यू सीवी डेल्टा टी, ये एज इट इज आ गया, इक्वल टू कितना हो गया ये, पी डेल्टा वी। यहाँ से हमने म्यू को कॉमन निकाल लिया, क्या बचा हमारे पास अंदर, सीपी माइनस में सीवी इंटू में डेल्टा टी। ये हो गया हमारे पास इक्वल टू पी डेल्टा। अब हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अब देखो यहाँ पे प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट था, तो अगर मैं टेम्परेचर में चेंज करूंगा तो वो क्या होगा, वहां पे वॉल्यूम में चेंज होगा। तो डेल्टा टी मैंने अगर टेम्परेचर डिफरेंस किया है तो यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, डेल्टा वी। तो ये इक्वेशन हमारी कन्वर्ट हो गई पी डेल्टा वी इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो पी डेल्टा वी है इसकी जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे म्यू आर डेल्टा वी, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू सीपी माइनस सीवी डेल्टा टी इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। इस रिलेशन को हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। अब हम कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर जो अभी तक जितना भी हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिलेंडर containing 1 gram molecule of the gas was compressed adiabatically until its temperature rose from 27 डिग्री सेल्सियस टू 97 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक सिलेंडर है हमारे पास जिसके अंदर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ गैस है, उसको कंप्रेस कर रहे हैं एडायाबैटिकली, जब तक कि उसका टेम्परेचर कितना राइज हो जाता है, 27 से 97 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वर्क डन एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द गैस। तो हमें यहाँ पे निकालना है कि कितना वर्क डन हुआ गैस पे, ठीक है, और कितनी हीट निकल रही है गैस के।
हमारे पास गिवन है यहाँ पे गामा इक्वल टू 1.5। गामा आप लोगों को पता है, गामा रेशियो होता है सीपी बाय सीवी का। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज 27, इसको मैंने केल्विन में चेंज कर लिया, ये हो गया हमारे पास 300 केल्विन। T2 हमारे पास है 97, इसको भी मैंने केल्विन में चेंज कर लिया, ये हो गया हमारे पास 370 केल्विन। गामा हमारे पास गिवन है 1.5 और R जो कि होता है गैस कांस्टेंट, ये हमें पता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन के इक्वल होता है। अब एडियाबैटिक कंप्रेशन के दौरान वर्क डन कितना होगा, इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे। वो फॉर्मूला था हमारे पास R डिवाइड बाय 1 माइनस गामा T2 माइनस में T1। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R हमारे पास है 8.314, 1 माइनस गामा है हमारे पास 1.5, T2 है हमारे पास 370 और T1 है हमारे पास 300। इसको सॉल्व करते हैं तो 8.314 इंटू में इसका डिफरेंस आएगा आपका 70, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 581.98। 1 में से माइनस करेंगे 1.5 तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस में 0.5, तो हमारे पास वर्क डन कितना हो गया माइनस में 1164 जूल। तो हीट प्रोड्यूस निकाल लेते हैं। तो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, अगर हम जूल में बात करें तो जूल में इतनी होगी माइनस में 1164। अगर इसको हमें कैलोरी में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 4.18 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा माइनस में 278.46 कैलोरी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रिक हीटर हमारे पास गिवन है जो सप्लाई कर रहा है हीट को एक सिस्टम पे एट अ रेट ऑफ 100 वॉट के रेट पे। सिस्टम वर्क कर रहा है वहां पे किस रेट पे, 75 जूल्स पर सेकंड पे। एट व्हाट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग, एट व्हाट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग, आपसे पूछा गया है कि किस रेट पे इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी। तो जो गिवन डेटा है हमारे पास वो लिख लिया हमने पहले, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू 100 वॉट, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू 75 जूल पर सेकंड। यहाँ पे हम सीधा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे दैट इज डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू। इस पूरी इक्वेशन को हम डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड। तो हमारे पास ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा यू बाय डेल्टा टी प्लस में डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। हमें निकालना है यहाँ पे डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है दैट इज 100, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी भी हमारे पास गिवन है दैट इज 75। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास चेंज इन एनर्जी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो किस रेट से आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, 25 जूल पर सेकेंड। सो द इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 25 जूल पर सेकेंड। आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।